हेलो एंड वेलकम टू इग्नू BAPSH। आज हम BPSC 110 के यूनिट नंबर 9 का पार्ट 2 देखने वाले हैं, जिसका सबसे पहला टॉपिक है थ्रेट ऑफ टेररिज्म केस ऑफ इंडिया। कि इंडिया के केस में जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये टेररिज्म से रिलेटेड थ्रेट्स हैं, वो कैसे देखे जाते हैं। तो जब से इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली है 1947 से, बहुत ही अनयूजुअल तरीके से और लार्ज तरीके से यहाँ पर टेररिस्ट ग्रुप्स फॉर्म हुए हैं, जो कि कुछ इंडिया के अंदर अंदर ही यहाँ पर ग्रो है, साथ ही साथ कुछ क्रॉस बॉर्डर मतलब दूसरे देशों में भी इंडिया के खिलाफ नफरत फैलाने का ये काम करते हैं। ये अलग अलग आइडियोलॉजिकल और जोग्राफिकल बैकग्राउंड्स के साथ भी यहाँ पर आते हैं। और 2013 तक इंडिया में 66 टेररिस्ट ग्रुप्स थे, और 2015 में इंडिया की होम मिनिस्ट्री ने 39 ग्रुप्स को बैन भी किया। पर इसके बावजूद बहुत सारे ग्रुप्स इसमें ऐसे भी हैं जो कि अभी तक बैन नहीं हुए हैं, क्योंकि 66 टोटल ग्रुप हैं और 39 को ही यहाँ पर सिर्फ बैन किया गया है। तो अब देखते हैं कि कौन कौन से टेररिस्ट अटैक्स इंडिया में हुए इंडिपेंडेंस के बाद से ही। हुए तो बहुत सारे हैं, पर इसमें कुछ हम इम्पोर्टेंट वालों को देखने वाले हैं। सबसे पहला है मिलिटेंसी एंड सेपरेटिज्म इन जम्मू एंड कश्मीर। तो जम्मू एंड कश्मीर का मुद्दा जो है, वो इंडिया की इंडिपेंडेंस से ही जुड़ा हुआ है। ये हमेशा से एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी रही है इंडिया और पाकिस्तान दोनों में। और कश्मीर का ये जो इशू है, वो इंटरनेशनल डायमेंशन में भी जा चुका है। ये हम जानते हैं कि जो जवाहरलाल नेहरू थे, इसको इंटरनेशनल लेवल पर यानी UN में लेके चले गए थे। तो इसी वजह से ये अब इंटरनेशनल डायमेंशन में भी आ चुका है। खैर, उस पर हमें बात नहीं करनी है। उसके बाद हम देखते हैं कि जो जम्मू एंड कश्मीर है, वहाँ पर एक आर्मी बनती है। ठीक है, एक रेबिलियन ग्रुप बनता है जिसका नाम होता है जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट। इसका मतलब है कि हमें जम्मू और कश्मीर को इंडिया से लिबरेट करना है, उसको आज़ाद करना है और पाकिस्तान में मिलाना है। ये सेसेशनिस्ट मूवमेंट चलाते हैं। ठीक है, जम्मू कश्मीर को भारत से अलग करने की ये बातें करते हैं। जो सेपरेटिस्ट ये होते हैं, वो प्रो पाकिस्तान इस्लामिस्ट ग्रुप होते हैं, जैसे कि हिजबुल मुजाहिदीन, जो कि चाहते हैं कि जम्मू एंड कश्मीर है उनका पाकिस्तान के साथ विलय कर दिया जाए। इसी से यहाँ पर एक फिनोमिना निकलता है जो कि होता है इस्लामिस्ट टेररिज्म इन JNK। मतलब इस्लाम के नाम पर यहाँ पर टेररिज्म यानी आतंक फैलाने की कोशिश की जा रही है। उसके बाद ये जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, जैसे कि अल-कायदा, LET, जैश ए मोहम्मद, अब ये क्या करती हैं कि इंटरनेशनल कोलैबोरेशन भी करने लगती हैं। एक दूसरे के साथ मिलकर यहाँ पर भारत को थ्रेट देने की कोशिश करती हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे कि लश्कर तैयबा और जैश ए मोहम्मद जो हैं, वो बहुत आइडियोलॉजिकल टैक्टिकल टर्म्स में इंडिया को इंडिया के खिलाफ खड़े होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हम लें तो 26/11 का जो हमला मुंबई में हुआ था 2008 में ताज होटल के ऊपर, तो उसकी जिम्मेदारी LET ने ली थी। ठीक है, जो कि JNK से बहुत ही ज़्यादा दूर है। ठीक है, अगर हम जोग्राफिकल टर्म्स में देखें तो इससे पता लगता है कि कितनी ज़्यादा कोलैबोरेशन इन्होंने कर रखी है। जम्मू कश्मीर तो आतंक फैला ही रहे हैं, साथ ही साथ पूरे इंडिया में ये आतंक फैलाने का काम कर रहे हैं। ये मॉडर्न टेक्नोलॉजीज का भी यूज़ करते हैं, हाई प्रोफाइल टारगेट्स को ही चुनते हैं। ठीक है, जैसे कि जो ताज होटल था मुंबई का, तो वो बहुत ही हाई प्रोफाइल हाई फाई होटल, महंगा होटल था। तो उस समय पर जो मुंबई थी वो बिजनेस कैपिटल थी। हर कोई जो नया बिजनेस शुरू करता था, उसकी यही कोशिश रहती थी कि वो मुंबई से शुरू करे, क्योंकि मुंबई हमेशा आपको आगे ही बढ़ाती है। इसीलिए आज वो इंडिया की फाइनेंशियल कैपिटल भी है। तो ऐसे लोग ये क्या करते हैं कि इन सभी टारगेट्स को, जहाँ पर सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट हो, सबसे ज़्यादा भीड़ होती हो लोगों की, वहीं ये उनका टारगेट बनाते हैं। और 26/11 के हमले में ये देखा कि जो ताज होटल है, उस पर उन्होंने हमला कर दिया। नेक्स्ट आता है इस्लामिस्ट टेररिज्म। इस्लामिक टेररिज्म बहुत ही लंबी हिस्ट्री रखती है अपने कम्युनल राइट्स और मार्जिनाइजेशन की। ठीक है, मुस्लिम कम्युनिटी के कुछ लोग जो होते हैं, यहाँ पर टेररिज्म फैलाने का काम करते हैं। ये होम ग्रोन जिहादी ग्रुप्स होते हैं। मतलब इंडिया में ही पनपे कुछ जिहादी ग्रुप्स 1980s में कुछ ऐसे क्रिमिनल एक्टिविटीज़ करते हैं, जो कि पाकिस्तानी इंटेलिजेंस के बैक्ड होती हैं। मतलब पाकिस्तान की कुछ एजेंसीज इनको फंडिंग देती हैं ये सब क्रिमिनल एक्टिविटीज़ करने के लिए। फॉर एग्जांपल, जब 1992 में बाबरी मस्जिद का डेमोलिशन हुआ, तो 1993 में मुंबई में अ सीरीज ऑफ बॉम्बिंग्स देखी गई। मतलब
सीरीज में यहाँ पर बॉम्ब ब्लास्ट किए गए, एक के बाद एक बॉम्ब ब्लास्ट किए गए। और ये हुए तो इंडिया में, पर इसको बैकिंग कहाँ से मिल रही थी? पाकिस्तान बेस्ड दाऊद इब्राहिम और पाकिस्तानी इंटेलिजेंस एजेंसीज। तो इस तरीके से ये सारे लोग काम करते हैं। हम मुंबई में क्यों हम ये ऊपर पढ़ चुके हैं कि सबसे ज़्यादा भीड़ यहाँ लगती है, डेवलपमेंट उस समय की यही होती थी। तो इसी वजह से यहाँ पर उन्होंने अटैक किया। और ये लोग कहते हैं कि जो जैसे कि अलकायदा हो गए, जैश ए मोहम्मद, ये मुस्लिम कम्युनिटी जो इंडिया में रह रही है, इनका ये कहना होता है कि इंडिया जो है ना, उसमें रहने वाली मुस्लिम कम्युनिटी के खिलाफ यहाँ पर बातें करता है। मुस्लिम कम्युनिटी को इंडिया में सप्रेस किया जाता है ये सब। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, अलकायदा जैसे कि दहेश, ये सब ये कहती हैं कि हम इसीलिए इंडिया में ये आतंक फैला रहे हैं क्योंकि जो मुस्लिम कम्युनिटी है यहाँ पर इंडिया में, इसको सप्रेस किया जाता है, इनकी बातें नहीं सुनी जाती। उसके बाद आता है इंसर्जेंसी इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया। अब बहुत सारी इंसर्जेंट जो मूवमेंट्स हैं इंडिया में, उसमें पैरामिलिट्रिज्म की एलिमेंट्स भी देखी जाती हैं। पैरामिलिट्री मतलब कि ऐसी मिलिट्री जो कि रिकॉग्नाइज ना हो। दो चार लोग इकट्ठे हुए, ठीक है, उन्होंने एक मिलिट्री बना ली किसी भी नाम से, तो हो जाती है पैरामिलिट्री, एक ग्रुप, ठीक है, जो कि मिलिट्री जैसा ही काम करता हो। और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में ऐसे पैरामिलिट्री ग्रुप्स बहुत ही सक्रिय तरीके से टेररिस्ट अटैक्स करते हैं, बहुत ही लंबे समय से करते आ रहे हैं। और इनके जो एजेंडाज होते हैं वो बहुत ही अलग तरीके के होते हैं, बहुत ही डाइवर्स होते हैं, ठीक है। कुछ कहते हैं कि हम तो भाई पूरे मेनलैंड इंडिया से इतना अलग कल्चर है हमारा, एथनिसिटी हमारी अलग है, हमें अलग करो, हमें कुछ नहीं पता। कुछ ऐसे भी इनके एजेंडाज होते हैं। कुछ पॉलिटिकली पावर को गेन करने के लिए यहाँ पर अटैक्स करते हैं, ठीक है। इससे होता क्या है कि इंडियन स्टेट्स में बहुत ही ज़्यादा सिक्योरिटी चैलेंजेस आने लगते हैं। इंसर्जेंसी बहुत ही एक सीरियस थ्रेट बनने लगता है 1980s में, जब नागा मूवमेंट यहाँ पर शुरू हो जाता है। जब वे नागा लोग होते हैं, वो ये कहते हैं कि नागालैंड जहाँ पर हम रहते हैं उसको एक अलग देश बना दिया जाए, हमें इनसे अलग किया जाए। उसी को देखते हुए मिजोरम, त्रिपुरा और मणिपुर में भी ये सब देखा जाता है। पॉलिटिकल अनरेस्ट और एलिनेशन बहुत ही वाइड स्प्रेड हो जाता है इस समय नॉर्थ ईस्ट में। बहुत सारे जो एथनिक ग्रुप्स होते हैं वो सेपरेट स्टेट या अलग देश की मांग करने लगते हैं, ठीक है। इसी के साथ साथ अब इनको अगर टैकल हमें करना भी है तो बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं। जैसे कि जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं हमारी, ये कुछ इंटरनेशनल बॉर्डर्स भी शेयर करती हैं, जैसे कि बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार। अब इनमें क्या होता है कि ये टेररिस्ट अटैक करके इन सभी देशों में कहीं ना कहीं भाग कर छुप जाते हैं। इससे इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए इनको पकड़ना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और ये नॉर्थ ईस्ट का जो एरिया है वो बहुत ही इंट्रैक्टेबल बन जाता है। तो इन्हीं सब कारणों से यहाँ पर ये सब बहसबाजी चलती रहती है। नेक्स्ट आता है खालिस्तान मिलिटेंसी इन पंजाब। खालिस्तान मिलिटेंसी इन पंजाब बहुत ही फेमस केस है, जहाँ पर जो नॉर्दर्न स्टेट है पंजाब की, वहाँ पर सिख मिलिटेंसी देखी जाती है 1978 से 1993 के बीच में। जब ये जो सिख लोग होते हैं वो ये कहते हैं कि हमारा जो सिखों का स्थान है, ठीक है, जो खालसाओं का स्थान है, हमें खालिस्तान बनाना है, ठीक है। तो ये सेपरेट स्टेट की मांग करते हैं जिसका नाम वो खालिस्तान, मतलब खालसाओं का स्थान। ये एक ग्रुप होता है आर्म मिलिटेंट्स का, जो कि जर्नैल सिंह भिंडरावाले के अंडर यहाँ पर काम करते हैं। और जो खालिस्तान का आइडिया होता है वो दिया जाता है यहाँ पर मास्टर तारा सिंह के द्वारा 1970s में। उसी को देखते हुए जो जर्नैल सिंह भिंडरावाला होता है वो इसको फॉलो करता है और अपनी लीडरशिप के साथ एक ग्रुप को यहाँ पर लीड करता है, जो कि सिख कम्युनिटी को सपोर्ट करती है ताकि वो अपना एक अलग स्टेट बना सकें। इंडिया में बहुत समय तक ये सारी मिलिटेंसीज देखने को मिली। 1984 तक ये प्रॉब्लम चलती रही। अब 1984 में एक ऑपरेशन होता है जिसका नाम होता है ऑपरेशन ब्लू स्टार, जो कि उस समय के प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी इनको हटाने के लिए चलाती हैं। जहाँ पर जो गोल्डन टेम्पल है वहाँ पर पहली बार मिलिट्री को भेजा जाता है। इसी को फॉलो करते हुए यहाँ पर असैसिनेशन भी हो जाता है इंदिरा गांधी जी का, बाय हर सिख बॉडीगार्ड। जो उनके सिख बॉडीगार्ड्स होते हैं वही उनको यहाँ पर मार देते हैं। इससे होता क्या है कि इंदिरा गांधी के जो सपोर्टर्स होते हैं वो एंटी सिख राइट्स करने लगते हैं, ठीक है। दिल्ली में सिखों के खिलाफ यहाँ पर बहुत ज़्यादा दंगे छेड़े जाते हैं।
ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा डरा देती हैं। इंडिया की सिक्योरिटी को चैलेंज मिलने लगता है। इस समय पर मेरे दादाजी मुझे बताते हैं कि जब ये हिंसा हुई 1984 के असैसिनेशन के बाद, तो उनके सामने ही सामने कुछ लोग आए, एक सिख को पकड़ा, उसको उनके सामने ही जलाकर मार दिया। इस तरीके के जो राइट्स थे, एंटी सिख राइट्स, यहाँ पर पूरे इंडिया में फैलने लगे। उसके बाद इन सभी को कंट्रोल करने के लिए एक पुलिस एक्शन भी लिया गया, जिसका नाम है ऑपरेशन ब्लैक थंडर। ठीक है, जो कि 1988 में लॉन्च किया जाता है, जिससे कि जो खालिस्तानी इंसर्जेंसी होती है इंडिया में वो खत्म हो जाती है। और आज हम देखते हैं कि अलग अलग जगह पर, यूके में, कनाडा में, अमेरिका में, पन्नू जैसे जो लोग होते हैं वो खालिस्तान को अभी भी सपोर्ट करते रहते हैं। नेक्स्ट आता है नेक्सलाइट मूवमेंट। अब जो नेक्सलाइट मूवमेंट होती है, ये रूटेड होती है रूरल और ट्राइबल डिस्ट्रेस में। इसके जो एडवोकेट्स होते हैं नेक्सलाइट मूवमेंट के, वो ये कहते हैं कि रूरल और जो ट्राइबल है, जो ट्राइबल लोग हैं, वो इंडिया में बहुत ज़्यादा पिछड़े हुए हैं। इनके यहाँ पर कोई डेवलपमेंट नहीं होती, इनको राइट्स नहीं मिलते। इसी को देखते हुए राइट्स करना शुरू कर देते हैं। जो नक्सलाइट मूवमेंट होती है 1970s में पहली बार बंगाल में एमर्ज होती है, अमंग रूरल लैंडलेस पीजेंट्स। रूरल लैंडलेस पीजेंट्स जो होते हैं वो यहाँ पर इसको शुरू कर देते हैं, जो कि जो लैंडलॉर्ड्स होते हैं, जो लैंडलॉर्ड्स की क्लास होती है, जो अमीर लोग होते हैं, उनके खिलाफ ये एक्सप्लॉयटेशन करने लगते हैं, उनके खिलाफ ये हथियार उठा लेते हैं। और ये जो मूवमेंट है ये अपनी इंस्पिरेशन लेती है माओ जेडोंग से, क्योंकि माओ जेडोंग में भी क्या किया था कि चाइना में एक रेवोल्यूशन लाया था रूरल एरियाज में। उसी को देखते हुए ये रूरल एरियाज से ही इसको ये शुरू करते हैं। इनका ये मानना होता है कि हमें एक नया सोशल ऑर्डर लाना है एग्जिस्टिंग इंडियन स्टेट्स में, जहाँ पर जो ट्राइबल लोग हैं, जो रूरल लोग हैं, उनके भी यहाँ पर सुनी जाए, उनको प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन मिले। एज अ रिजल्ट ये धीरे धीरे बढ़ती जाती है नक्सल वायलेंस, और इंडिया के टोटल 602 डिस्ट्रिक्ट्स में से 185 डिस्ट्रिक्ट्स में ये फैल जाती है, जिसमें भी बहुत ज़्यादा कंसंट्रेटेड जो एरियाज़ हैं, बिहार, झारखंड, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, ये सभी इनमें सबसे ज़्यादा अफेक्टेड एरियाज़ होते हैं। रिसेंट ईयर्स में ये बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुई है इनकी एक्टिविटीज़। अब ये सिक्योरिटी पर्सनल्स को भी यहाँ पर टारगेट करने लग गए हैं, सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को भी हैम्पर करने लग गए हैं टेररिस्ट अटैक्स के लिए। ठीक है, और इनका डिस्ट्रक्शन भी करने लगते हैं। और इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन को भी यहाँ पर एक देखा जाता है कि एक कॉन्ट्रीब्यूटिंग फैक्टर है। ठीक है, इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन होता क्या है कि इलीगल माइनिंग होनी शुरू हो जाती है, डिफोरेस्टेशन होना शुरू हो जाता है। तो इन सभी फैक्टर्स की वजह से जो नेक्सल मूवमेंट होती है उसको यहाँ पर स्ट्रेंथ मिलने लगती है। और ये क्या करते हैं, जो दलित्स, जो ट्राइबल्स लोग हैं, इनको मार्जिनलाइज करना शुरू कर देते हैं, इनको अपने बहकावे में लाकर सरकार के खिलाफ हथियार उठाने के लिए यहाँ पर बोल देते हैं। तो ये खत्म होता है हमारा इस यूनिट का पार्ट 2। थैंक यू सो मच।